join. वेलकम शीतल जी, वेलकम। ठीक है, ओके। एंड थैंक यू शीतल जी। चलिए हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। मैं एक मिनट लूंगा, क्योंकि आज हमारे सदन में कुछ नए युवा और किसान जुड़े हुए हैं जिनको जोड़ा गया है। उनको बताना चाहता हूं कि यह योगाहार कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक हम योग करते हैं और 7 बजे के बाद हम प्राकृतिक जैविक खेती, भारत के इतिहास, भारत की सनातन धर्म संस्कृति पर हम चर्चा करते हैं। और हम सब लोग प्राणायाम करते रहते हैं, जैसा रंजना जी कर रही हैं अनुलोम विलोम, ऐसा हम प्राणायाम और आसन और व्यायाम करते रहते हैं और योगाहार कार्यक्रम में सुनते हैं। तो हम 2 घंटे, कम से कम 2-2.5 घंटे योग प्राणायाम करते हैं। आज इस क्रम में किसान अपना जैविक खाद कैसे बनाए, किसान डीएपी यूरिया बाजार से ना खरीद करके स्वयं उसके एवज में जैविक खाद बनाए, और कैसे बनाता है उसकी प्रयोगशाला 7 बजे से 8 बजे हर शनिवार को ये किसानों को बताया जाता है आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के द्वारा। तो सभी किसान भाई इसमें जुड़ें और जोड़ें और सीखें कि हम रासायनिक और डीएपी खाद की लागत बचा करके जैविक खाद अपने घर पे बनाएं और खेत में डालें, उपज अच्छी कमाएं और जैविक उत्पादन के भाव अच्छे बाजार से लें। इस अभियान में आप सबका स्वागत है। और ये कार्यक्रम अब मंच में रंजना जी को सौंपता हूँ। जी धन्यवाद। एंड आई रिक्वेस्ट यू आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, प्लीज कम एंड अगला सेशन आप स्टार्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी उपस्थित हो गए हैं और वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। आदरणीय सदन को सभी को प्रणाम। हम लोग जो किसानों की प्रयोगशाला इस विषय में जो चर्चा कर रहे हैं लगातार, तो आज की जो सेशन है, इस सेशन में जैसा हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो रासायनिक खाद होती है, उस खाद के वजह से किस तरह से अलग अलग दिक्कतें हुई है। और आज हम लोग जो पानी के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में बात करेंगे और केमिकल पेस्टिसाइड का कितना बुरा असर होता है उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि हम लोग जो जैविक खाद है या जो भी सूक्ष्म जीवाणु है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से करना चाहिए, हम लोग रिपीटेशंस करते रहेंगे। तो ट्राइकोडर्मा किस तरह बनाई जाती है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में जो जैविक कीटनाशक होता है, मेनली मेटाराइजियम है, बिवेरिया है, तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से अलग अलग कीड़ों का नियंत्रण कैसे किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम लोगों ने पिछली बार जो भी सेशन में हमने देखा है कि स्लाइड चेंज हुआ है दादू? जी हुआ है। हो गया सर, हो गया सर। तो हम लोग दादू वीडियो बंद रखो प्लीज, ताकि स्क्रीनशॉट सब देख सके। हम लोगों ने इससे पहले जो देखा है कि पानी किस तरह से खराब हुआ है, और पानी में शुरुआती दौर में हमने देखा कि नाइट्रोजन की मात्रा कैसे बढ़ी, हेवी मेटल्स कैसे बढ़े, पानी में सॉल्ट लेवल कैसे बढ़ा है। और पानी में सॉल्ट लेवल बढ़ने की वजह से सूक्ष्म जीवाणु पानी में बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी बारिश का समय होता है, उस बारिश के समय
पाइपलाइन में अगर लीकेज होती है तो गंदा पानी उपलब्ध होता है, और उन परिस्थितियों में जो पानी होता है, पानी में सूक्ष्म जीवाणु की जो संख्या, प्रैक्टिकली ऐसा कहा जाता है कि पानी में सूक्ष्म जीवाणु बिल्कुल ना होवे, लेकिन सॉल्ट लेवल बढ़ने की वजह से और बाकी की चीजें बढ़ने की वजह से कभी कभी जो पीने का पानी होता है उसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, और जैसा गंदा पानी हम लोगों को कभी कभी मिलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ अगर हम लोग देखें, यह अरुणाचल प्रदेश जो अपना इंडिया का एक भाग है, तवांग करके जो एरिया है, उस एरिया में कुछ पानी के सैंपल्स उसका टेस्टिंग किया गया, और कुछ कुछ सैंपल्स में 20,000 सूक्ष्म जीवाणु 1 ml में मिले हैं। और नॉर्मली जैसा मैंने कहा कि पानी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बिल्कुल ना होवे, और अगर 1 ml में 20,000 से ज्यादा मात्रा आती है तो हम लोग एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं, कम से कम 2 लीटर पानी पीते हैं। और अगर 1 ml में 20,000 सूक्ष्म जीवाणु है तो 1 लीटर में 2 करोड़ से ऊपर होते हैं। और इस तरह का पानी अगर हम लोगों के शरीर में अगर जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत, जो आज हम लोग अलग अलग बीमारियों को फेस कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु एक बार अगर आपके शरीर में चला जावे तो वो अपना घर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पानी खराब होने की वजह से ह्यूमन हेल्थ को इशू कर रहा है। इस तरह के चित्र हमें अलग अलग एरियाज में देखने को मिलते हैं। जो भी बड़ी सिटी में रहते हैं वहाँ पे, जो जैसा आज पूना और बॉम्बे जैसी सिटी है महाराष्ट्र में, तो इंडस्ट्रियल जोन्स है, तो इंडस्ट्री का जो भी गंदा पानी है वह पानी आज नदियों में छोड़ा जाता है। भले ही वह ट्रीटमेंट किया हुआ पानी भी होवे तो वो पानी भी कहीं ना कहीं इस जल स्रोत को दिक्कत करता है। और जैसा रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर वाली चित्र देखें राइट हैंड साइड में, तो इस तरह का पानी भी अवेलेबल होता है। और जैसा इन सब पानी को हम लोग सिक वाटर कहते हैं। आप एक इस चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक छोटा सा बच्चा कुछ ना कुछ वो कूड़ा कचरा जमा करता है। तो यह सिक वाटर की वजह से हर साल कम से कम 18 लाख बच्चों की मौत होती है। और इस तरह का गंदा पानी अगर जल स्रोत में मिक्स होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें आने वाले समय में दिखाई देती है। और सबसे बड़ी जो समस्या 2050 तक जो आने का एक संभावना कही जा रही है वह यह है कि 300 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होगा। यानी 2050 तक की प्रिडिक्शन ये है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, जो आबादी है वह 1000 करोड़ तक होगी, और उसमें से 300 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ऐसे प्रिडिक्शंस है।
अब आप सोचिए कि दुनिया में 16% से 20% भारत की लोक संख्या है, और अगर 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो हमें किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा है कि पानी तो खराब हुआ ही है, लेकिन अगर पानी उपलब्ध ना होवे तो क्या हो सकता है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और जैसा पानी में अलग अलग चीजों की बढ़ोतरी हुई है, और उसी में एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है नाइट्रेट। आज तक हम लोगों ने 1960 से लेकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो यूज किया है, तो वह जो नाइट्रेट में का जो नाइट्रोजन है वह भी हमारे पानी में आने लगा है। और यह अलग अलग तरह की रिसर्च के माध्यम से यह सामने आया है कि जो पीने के पानी में जो नाइट्रेट होता है उसकी वजह से प्री टर्म बर्थ इसके इशू आते हैं। आने वाले कुछ लेक्चर सीरीज में हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है कि दुनिया भर में अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है, जो बेसिक गोल्स है कि जैसा ये बर्थ इशू है, प्री टर्म बर्थ होना शुरू हुआ है, बच्चों का वेट कम होते जा रहा है, और भी अलग से इश्यूज है। और यह सब इशू होने का बेसिक रीजन है कि जिन माताओं को अच्छा पानी पीने को मिलता नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। अभी तक जैसे फर्टिलाइजर्स, सॉल्ट लेवल, हेवी मेटल्स, इन सब बारों में हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन इसके आगे कुछ पेस्टिसाइड की बातें होगी। और जैसा इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन की वजह से प्री टर्म बर्थ, या इवन नाइट्रेट नाइट्रोजन की वजह से इंटेस्टिनल कैंसर, ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। अगर सिंपल सा फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर सकता है, तो पेस्टिसाइड बहुत बुरी तरह से हम लोगों के शरीर को हानि पहुंचाता है। और एक चीज यहां हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग तरह के केमिकल पेस्टिसाइड जो ग्लोबली अवेलेबल है, उनकी जो संख्या है वो 1,500 से ज्यादा उपलब्ध केमिकल्स है, लेकिन 450 केमिकल्स को ही मान्यता या उसको परमिशंस है हमें यूज करने के लिए। और एक चीज यह भी देखी गई है कि पेस्टिसाइड के जैसा आज के 5 या 6 साल पहले आमिर खान ने एक टीवी चैनल पे कार्यक्रम सत्यमेव जयते का कार्यक्रम चलाया था। उन समय उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। पहला एग्जाम्पल था कि पेस्टिसाइड की वजह से किस तरह पंजाब में कैंसर ट्रेन स्टार्ट हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल था केरला में कसारगोड नाम का एक जिला है, उस जिले में मेंटली रिटार्डेड या डिसेबल्ड बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है एंडोसल्फान की वजह से। और तीसरा जो सबसे चिंताजनक विषय है कि आज मां के दूध में पेस्टिसाइड पाया जाता है। और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। हम आने वाले समय में इन सब विषयों पे
लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक्स है इसका रिपीटेशंस होना भी जरूरी होता है। और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिकन गवर्नमेंट हो गया, या इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हो गया, जिस तरह पेस्टिसाइड रेगुलेशंस पर बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स किए गए, 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाने का प्रयास, और बैन लगने वाला है, ऐसा एक लेटर इशू किया है। और इसका बेसिक रीजन यह है कि पेस्टिसाइड के वजह से जो अलग अलग जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो गए, और यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे डाइक्लोरोवास, यह एक इंसेक्टिसाइड होता है। यहां महाराष्ट्र में यह नुआन के नाम से आता है। इस पेस्टिसाइड का यूज अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज किया गया। लेकिन अगर आप सबसे आखिरी वाली 2 लाइन देखें तो इस डाइक्लोरोवास का जो यूज है उसको बैन किया गया 1988 में इन यूरोपियन यूनियन, यानी 1988 में डाइक्लोरोवास या नुआन इस पे बैन किया गया, और पिछले 2 या 3 सालों तक इंडिया में इस डाइक्लोरोवास का यूज हुआ है। और परेशानी की बात यह है कि यह बैन हो के 2 साल हो चुके इंडिया में, उसके बावजूद आज यह पेस्टिसाइड मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इन सब चीजों पे हमें सोचने की बहुत जरूरत है। और यह जो डाइक्लोरोवास है यह कितना हानिकारक होता है, यहाँ पे अगर आप एक रेड लाल अक्षरों में जो लिखा है, मोर डीएनए डैमेज एट 50 नैनोग्राम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नुआन, तो 50 नैनोग्राम, जैसा अभी हम लोग खेती में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, यह शब्द हमारे सामने आए, हम लोगों को नैनो का इंपॉर्टेंस बताया गया। और यह जो नुआन है, डाइक्लोरोवास है, अगर 50 नैनोग्राम कॉन्सेंट्रेशन भी, 50 नैनोग्राम हमारे ब्लड में अगर जाता है तो यह डीएनए डैमेज इनिशिएट करता है। और अगर डीएनए डैमेज इनिशिएशन होता है तो वो कैंसर का स्टेज शुरू होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग 1 ग्राम, इसका मतलब होता है 100 करोड़ नैनोग्राम, 1 ग्राम यानी 100 करोड़ नैनोग्राम। और जो डाइक्लोरोवास या नुआन का डोज मार्केट में अलग अलग क्रॉप में जो यूज हुआ है वह 1 ml, कभी 1.5 ml, और अगर कंट्रोल ना हुए तो 2 ml प्रति लीटर पानी यूज किया गया। और अनार जैसी क्रॉप होवे, अंगूर जैसी क्रॉप होवे, या बैगन जैसी क्रॉप होवे, इन क्रॉप में इसका यूज हेविली हुआ है। बैगन वाली क्रॉप में 200 लीटर पानी 1 एकड़ में जाता है, अनार में 300 लीटर तक पानी जाता है, और अंगूर में 400 लीटर पानी प्रति एकड़ छिड़काव किया जाता है। अब आप सोचिए, अगर 1 ml की भी मात्रा हम लोग कंसिडर करें तो 200 लीटर में 200 ml, 300 लीटर में 300 ml, 400 लीटर में 400 ml। और नुआन 76%
होता है। यानी अगर हम लोग 200 लीटर में 200 ml भी हम लोग पकड़े तो 150 ग्राम नुआन हो गया, 150 ग्राम। और 1 ग्राम का मैंने वर्णन अभी किया था, 1 ग्राम मतलब 100 करोड़ नैनोग्राम। तो आप सोच सकते हो 150 ग्राम नुआन। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इस नुआन के छिड़काव 3 से 4 बार होते हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि बैगन जैसी क्रॉप में अगर आज हम लोगों ने हार्वेस्ट किए, उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं, लेकिन हर तीसरा दिन इसका छिड़काव किया जाता है। और सिर्फ नुआन ही नहीं, तो अलग अलग पेस्टिसाइड भी इसी तरह से दिक्कतें करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, तो यह 2023 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक रिपोर्ट सामने आया कि हर रोज 13,000 इंडियंस की मौत होती है कैंसर की वजह से। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि 13,000 लोग अगर हर रोज कैंसर की वजह से मौत होती है, तो इन सब चीजों पे हमें सोचना जरूरी है। और कभी भी अगर हम लोग यह चीज देखें कि हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर ले, पेस्टिसाइड यूज कर ले, तो जो हमारी क्रॉप होती है उसमें हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। यह डेटा अवेलेबल है कि हर इंसान को 25 तरह के न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं फॉर बॉडी डेवलपमेंट। उसमें 12 तरह के विटामिन है, 9 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अलग अलग तरह के फैटी एसिड, स्पेसिफिकली लिनोलिक एसिड है, कोलाइन है, डाइटरी फाइबर है, प्रोटीन्स है। तो 25 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के शरीर को लगते हैं। लेकिन 2011 का इस डेटा एक्चुअली 2021 में कोविड की वजह से कुछ सर्वे नहीं हो पाए, लेकिन 2011 का यह एक सर्वे है। इसमें कहा गया है कि जैसा हम लोग यहाँ पे मराठी में कहते हैं सकस आहार, जो आहार जब जैसा अभी हम लोगों का योगाहार, यह जो कार्यक्रम चल रहा है, कि योग के साथ में आहार में अगर संपूर्ण न्यूट्रिएंट अगर ना होवे तो अलग अलग बीमारियों को, अलग अलग तकलीफों को हमें सामने जाना पड़ता है। और यहाँ यह अगर ग्लोबल मैप हम देखें तो दुनिया भर में कुछ जो कंट्रीज है, वहां इंडिया का यह मैप अगर हम देखें तो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट लेने वालों में भारत की जो लोक संख्या है उसका प्रमाण सिर्फ 32 से 54% ही दिखता है। और यह होने का रीजन यह है कि पेस्टिसाइड का जो ग्लोबल शेयर है, स्पेसिफिकली केमिकल पेस्टिसाइड का, वह 95% से ज्यादा है। और कुछ स्लाइड्स में थोड़ा सा फास्ट लूंगा, अगले चर्चा सत्र में हम इन सब विषयों पे फिर से चर्चा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यह हर स्लाइड जितनी बार रिपीटेशन होवे, यह आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी यहाँ पे एक 2015 का यह डेटा है, आज के 9 साल पहले, कि 4.1 मिलियन टन्स ऑफ पेस्टिसाइड हर साल दुनिया में यूज किया जाता है।
लेकिन अभी जो 2022 में एक रिपोर्ट आई 2 साल पहले, 3.7 मिलियन टन उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है। और यह रेड लाइन जो लिखी है, पेस्टिसाइड यूज पर पर्सन was 0.46 किलोग्राम। यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस बहुत दिक्कत करने वाली है। 460 ग्राम पेस्टिसाइड का यूज पर पर्सन होता है। अब आप सोचिए, अगर 460 ग्राम पर पर्सन पर ईयर अगर यूज हो रहा है, तो इस 460 ग्राम में से 4 ग्राम हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जरूर जाता होगा। तो इससे पहले मैंने एक स्लाइड में जो कहा था कि 50 नैनोग्राम नुआन जैसा पेस्टिसाइड दिक्कत करता है, कैंसर जैसी दिक्कत कर सकता है। तो 4 ग्राम पेस्टिसाइड भी अगर हमारे शरीर में चला जावे पूरे साल भर में, और यह जो भी आज दिक्कतें हम लोग देख रहे हैं। आदरणीय गौर साहब माइक बंद करें। ML गौर साहब बहुत डिस्टर्ब जी। तो अगर इस तरह से पेस्टिसाइड हम लोगों के शरीर में जाएगा, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कत करेगा। अभी इन सब स्लाइड को प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जैसा एक एक स्लाइड हम लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू देना है। इसलिए अगर देखा जाए तो यह ग्लोबल डेटा है कि अलग अलग जो अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन है, ओशियाना है, या दुनिया भर में पर पर्सन पेस्टिसाइड कितना यूज होता है। और हर जगह पे एक्सेप्ट अफ्रीका और कुछ एशियन कंट्रीज, वहां पे पेस्टिसाइड की मात्रा कम यूज की जाती है। और इंडिया में, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज देखी है कि बैगन जैसे क्रॉप में 50 से 70 पेस्टिसाइड के स्प्रे हो रहे। जैसे चिली वाली क्रॉप है, ये जो क्रॉप में यहाँ पे रख रहा हूं सामने, जैसा ब्रिंजल है, ब्रिंजल हम सप्ताह में एक बार कम से कम खाते हैं। लेकिन चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ककड़ी हो गया, यह चीजें सप्ताह में 2 से 3 बार हम, या चिली तो रोजमर्रा हम लोग खाते ही है। तो चिली जैसे क्रॉप में भी 30 से 50 स्प्रेज पर सीजन होने लगे। और अनार और अंगूर की बात ना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक रहेगा। और इनका जो भी है, जैसा आज पेस्टिसाइड हमें लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स हमें ट्यूबर्स में मिलते हैं, पेस्टिसाइड हमें गाय का दूध होवे, भैंस का दूध होवे, उसमें पेस्टिसाइड आज मिलने लग गया है। हेवी मेटल्स है, हमें जितना भी सी फूड है उसमें हेवी मेटल्स उपलब्ध होता है। माँ का दूध है, उसमें पेस्टिसाइड होता है। और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और दिक्कतें हैं, खेती में काम करने की इच्छा अभी किसी को नहीं है।
जैसा यह डेटा है 1997 से कि एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर 40% जो एम्प्लॉयमेंट था वो 28% पे 2017 में आ चुका है। और आज की परिस्थितियां अगर पिछले 7-8 साल अगर देखें तो इसमें भी और कम एम्प्लॉयमेंट हुआ है। और अगर यह चीजें हम लोग देखें कि प्रोडक्शन फूड का बड़ा है लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वह कम हुई है। और इन सब इश्यूज को अगर अवॉइड करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज केमिकल फार्मिंग हो रही है और कुछ कुछ ऐसी क्रॉप है कि जिसमें 99% केमिकल फार्मिंग होती है, तो वह केमिकल फार्मिंग का कन्वर्शन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होवे। उसके बाद हम लोग रेसिड्यू फ्री की बात कर सकते हैं और उसके बाद प्राकृतिक खेती की। लेकिन प्राकृतिक खेती अगले 30 साल 40 साल भी हम लोग कर पाएंगे या नहीं, और यह जो स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं कर पाएंगे, इसका मतलब हम लोग कमर्शियल बात कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर नेचुरल फार्मिंग पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग होवे तो उसको समय लगना है। और यह चीजें सोचने वाली है कि हमें केमिकल की मात्रा कम करके जैविक पर जाना जरूरी है। एक्चुअली यह सेशन आज लेने का जो बेसिक रीजन था कि सच में इन पेस्टिसाइड के बहुत अलग अलग इम्पैक्ट हो रहे। अभी आने वाले एक 5 मिनट में जो मैंने कहा है कि हमें हर बार इन चीजों का रिपीटेशन करना है जब तक हमें यह चीजें अच्छे से ना समझ में आवे। जैसा हम लोग कोई भी सूक्ष्म जीवाणु युक्त अगर हमें खाद बनाना है तो उसका हमें मदर कल्चर लगता है। हमें स्टेरिलाइजेशन के लिए इडली कुकर या सिंपल सा हमारा जो पॉट होता है उसमें भी हम लोग पानी उबाल कर या मीडिया उबाल कर उसको ठंडा करके उसमें हम मदर कल्चर डाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रोटरी शेकर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है कि हमें मीडिया का पाउडर पानी में डालना है, उसे अच्छी तरह से घोलना है, उसके गर्म करके, अभी यहाँ पे जैसा हमने पिछले सप्ताह में इटारसी से दादू और कुछ हमारे किसान भाई जुड़े थे, उन्हें ट्राइकोडर्मा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इस सिंपल मात्रा से जैसा मीडिया का पाउडर और घर का आटा और शक्कर इस तरह से पानी में डालना है। उस पानी में डालने के बाद में अच्छे से घोलना है, उसे गर्म करना है और गर्म करने के बाद में अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है यह लेबोरेटरी बेस है कि हम लोग ये फ्लास्क में डाल देते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्टली मीडिया का पानी गर्म करने के बाद में हम लोग अपने प्लास्टिक वाले कैन में डाल सकते हैं। जहां यहाँ पे हम लोगों ने फ्लास्क में डाले उसी तरह से हम लोग प्लास्टिक के कैन में डाल सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे मीडिया ठंडा होने के बाद में उसमें इनॉकुलेट करते हैं, उसी तरह हम लोग जो भी मार्केट में हमारे पास में ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, वर्टिसिलियम अवेलेबल है उसको हम लोग इनॉकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कोनिकल फ्लास्क या प्लास्टिक के डिब्बों में इसका इनॉकुलेशन हो रहा है। और इनॉकुलेशन का मतलब हम लोग जैसा दही दूध में डालते हैं उसी तरह से मदर कल्चर हमें मीडिया में डालना होता है। और यहाँ पे वो छोटा डिब्बा दिख रहा है। तो हमें जिन किसान भाइयों के पास में प्रयोगशाला नहीं है वह 5 लीटर या 10 लीटर की जो केन होती है उसमें इस तरह से 1 लीटर का बोतल या आधा लीटर का बोतल हम लोग डाल सकते हैं। आने वाले कुछ स्लाइड में उसका एक डिटेल विवरण दिया है। यानी अभी देखिए कि अगर किसी किसान भाई के पास में प्रयोगशाला है
वो इस तरह से साइंटिफिकली ट्राइकोडर्मा जो सूक्ष्म जीवाणु है बना सकता है। प्लास्टिक के डिब्बे में भी इस तरह से बन सकता है, और उस प्लास्टिक के डिब्बे में का हम लोग मिक्सर में से निकालने के बाद में, या 3 नंबर का जो बोतल है लेफ्ट साइड से जिसपे कोनिडिया लिखा है, मिक्सर में से निकालने के बाद में ऐसा हो जाता है। और इसका हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ यह प्रोसीजर दिया है कि हमें मान लो 500 ml हमारे पास में 500 ml का एक ट्राइकोडर्मा का बोतल है, तो शुरुआती दौर में 500 ml का हमें 5 लीटर बनाना है। तो हमें 5.5 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ग्राम मीडिया पाउडर डालना है, 100 ग्राम सप्तधान आटा डालना है। यहाँ पे फूड ग्रेन पाउडर का मतलब सप्तधान आटा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल और अलग अलग दाल, इनका यूज करके यह सप्तधान आटा हम लोग बना सकते हैं। इससे पहले वाले कुछ सेशंस में कैसे बनाना है उस बारे में हमने चर्चा की, लेकिन किसी किसान भाई को चाहिए तो यह स्लाइड हम लोग भेज देंगे। और मीडिया और सप्तधान आटे के साथ में हमें 100 ग्राम गुड़ या शक्कर हमें लेना है, और यह सारी चीजें 10 लीटर का जो एक पतीला होता है उसमें लेना है। और उस पतीले में लेने के बाद हमें अच्छे से घोलने के बाद इसको हीटिंग करना है। अब यह हीटिंग हमें क्यों करना है, तो हमें स्टरिलाइजेशन उस मीडिया का करना होता है। और जैसे हम लोग चाय उबालते हैं उसी तरह इस सॉल्यूशन को हमें उबालना है। और जब उसमें उबाल आ जावे, उबाल आने के बाद में इसको हमें 20 लीटर के केन में डालना है, और 20 लीटर के केन में डाल के हमें उसको ठंडा करना है। और जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जावे तो उसमें जो भी हमारे पास आधा लीटर सूक्ष्म जीवाणु है, ट्राइकोडर्मा होवे, विवेरिया होवे, बैसिलस होवे, शूडोमोनास होवे, यह सूक्ष्म जीवाणु हमें उस 20 लीटर के कैन में डालना जरूरी है। और जिस तरह से हम लोग दूध में दही डालते हैं उसी तरह यह आधा लीटर इस 5 लीटर मीडिया में डाल दे। और हर किसी ने यही समझना है कि जो 5 लीटर मीडिया है इसका मतलब 5 लीटर वो दूध है। और यह इनोकुलम डालने के बाद में 7 से 8 दिनों तक उसे रखना है। हर रोज सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसको अच्छे से मिक्स करना है। 7 से 8 दिनों के बाद में वह जो 5 लीटर तैयार होगा, इस 5 लीटर का हमें 200 लीटर करना है। अभी यह 200 लीटर करते समय यहाँ पे जो सप्तधान आटा है, फूड ग्रेन फ्लोर, किस तरह से बनाया जाता है उसका कंपोजिशन दिया है। गेहूं 1 किलो, ज्वार 1 किलो, बाजरा 1 किलो, चावल 1 किलो और अलग अलग तरह की जो दालें हैं वह 1 किलो। और मेरा यह मानना है कि अलग अलग तरह की जो दालें हैं, नॉर्मली जो 5 तरह की दालें होती है, जैसा तुअर की दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। इन 5 दालों का तो यूज होना ही चाहिए। और हर दाल का इम्पोर्टेंस है। जैसा हम लोग हमारे खाने पीने में देखते हैं कि तुअर की दाल की तकलीफ करीबन बहुत से लोगों को होती है, उसी वजह से वो मूंग की दाल खाते हैं। और उसी तरह से इन जो अलग अलग दालों का जो यूज होता है फॉर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस है। आने वाले कुछ सेशंस में हम उन चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ 2 मोटी मोटी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जैसा यहाँ पे हम लोगों ने चावल लिया है 1 किलो। जब चावल
का आटा प्रोसेस होता है, फर्मेंट होता है, और उसका जो अर्क है हम लोग जब मिट्टी में देते हैं तो जैविक कीटनाशक मिट्टी में डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि दुनिया भर में जहां पे भी मेटाराइजियम और बुवेरिया का प्रोडक्शन होता है या वर्टिसिलियम का प्रोडक्शन होता है तो चावल का यूज करके ही होता है। जैसा मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना होवे या जर्मनी में जो इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल है या जो भी हम लोगों के कोलैबोरेटर्स थे, हर जगह पे चावल का यूज किया गया। ट्राइकोडर्मा बनाना है तो मोस्टली बाजरे का दाना यूज किया जाता है। और इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु को एक्टिवेट करने में होता है। और अब यह जो सप्तदान आटा है, 5 किलो सप्तदान आटा, राइट साइड में हम स्टेप 2 देख सकते हैं कि जो हमने ट्राइकोडर्मा 5 लीटर बनाए, अगर ट्राइकोडर्मा है तो वह 5 लीटर लीजिए, वह नहीं है तो छाछ लीजिए, छाछ भी नहीं है तो गौ माता का गोमूत्र लीजिए। 5 लीटर वो लेना है, 5 किलो गुड़ लेना है, 5 किलो सप्तदान आटा लेना है, 1 किलो सूक्ष्म जीवाणु का मीडिया लेना है। और यह जो सूक्ष्म जीवाणु का मीडिया है, अलग अलग तरह के मीडिया होते हैं, जैसा ईस्ट एक्सट्रैक्ट पेप्टोन बेस है, माल्ट एक्सट्रैक्ट बेस है। इस बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। वह 1 किलो मीडिया लेना है और यह सब मिला के 200 लीटर पानी बनाना है। 8 दिनों तक इसको भी फर्मेंट करना है और 8 दिनों के बाद में जैसा हर रोज इसे 2 से 3 बार मिक्स करना है। और 8 दिनों के बाद सॉइल एप्लीकेशन अगर करना है, मान लो हमें फ्लड इरिगेशन से देना है, ड्रेंचिंग से देना है या ड्रिप से देना है तो 40 लीटर देना है। लेकिन अगर हमें छिड़काव करना है तो यह 1 लीटर लेके उसमें 9 लीटर पानी डाल के छिड़काव करना है। सिर्फ ड्रिप से देना हुए या छिड़काव करना हुए तो इसे हमें छानना है, अच्छे से छान कर यूज करना है। इस तरह से 7 से 8 दिनों में यह सूक्ष्म जीवाणु और उसके अर्क यानी माइक्रोब्स और मेटाबोलाइट का कंसोर्शिया डेवलप होता है और 1 लीटर 5 से 6 रुपए में यह बन जाता है। यानी आप सोचिए कि जो हम लोग अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु युक्त जो फर्टिलाइजर्स लेते हैं और यह भी हम लोग अच्छी तरह से घर पे बना सकते हैं। 2 मिनट में मेरा ये आज का सेशन मैं खत्म करूंगा। आने वाले कुछ समय में हम लोग जो मेटाराइजियम जैसा सूक्ष्म जीवाणु है, बिवेरिया जैसा है, उन बारे में भी वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो कीटनाशक करके काम करते हैं, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ब्राजील जैसा जो देश है 50 लाख एकड़ या 5 मिलियन हेक्टर्स इन क्षेत्र पर यूज होता है और मेटाराइजियम जो कीटनाशक करके काम करता है, अलग अलग कीड़ों पर इस तरह से मल्टीप्लाई होके हमें माइकोसिस मिलता है। जैसा शरद भैया ने लास्ट टाइम भी कहा कि उनके मक्के की खेती में बहुत सी ऐसी इल्लियां उन्हें फंगल इन्फेक्शंस की वजह से देखने को मिली, हजारों की तादाद में उन्होंने देखा। और इस तरह की मेटाराइजियम इन्फेक्टेड अगर इल्ली हमें हमारे खेत में मिलती है तो कपूर की डिब्बी में, जो कपूर की डिब्बी होती है हमारे घर में, उस टाइप वाली डिब्बी में हमें इस इल्लियों को रखना है और इससे हम लोग अच्छा खाद बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटाराइजियम का इन्फेक्शन जिस इल्ली में होता है वह इल्ली हम लोग 2 सालों तक -80 डिग्री पे जिंदा रख सकते हैं।
अगर हम लोग फ्रीज में भी रखें, नॉर्मल फ्रीज में, तो 1 सालों तक यह अच्छे से जिंदा रहती है। मेटाराइजियम अगर हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। अलग अलग इल्लियों पे किस तरह से छिड़काव करने के बाद में वह पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर शरीर में कैसे घुसता है, इसके कुछ विवरण हैं। इन बारों में हम डिटेल में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिस ग्रुप में मैं काम करता था, जिस प्रयोगशाला में मैं काम करता था, यह जो एक स्लाइड है, ये जो सामने जो पिछली ये स्लाइड या इससे पहले वाली जो स्लाइड्स है, इन स्लाइड्स पे 4 बंदे हम लोगों के ग्रुप में पीएचडी करते थे। और पीएचडी किस टॉपिक पे थी? तो मेटाराइजियम छिड़काव करने के बाद में या बिवेरिया छिड़काव करने के बाद में अलग अलग इल्लियों को किस तरह से मारता है। तो जो मैकेनिज्म्स होते हैं, इन मैकेनिज्म्स पे यानी हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। इस तरह से बिवेरिया से अगर कोई इंसेक्ट मॉर्टेलिटी होता है, डेथ होता है, तो इस तरह से हमें खेतों में बिवेरिया इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और अलग अलग तरह के जो अर्क, मेटाराइजियम हुए, बिवेरिया हुए, पैसेलोमाइसिस है, वर्टिसिलियम है, अलग अलग मेटाबोलाइट डेवलप करते हैं और वह इन कीड़ों को मारने में उपयुक्त होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आज यहीं रुकते हैं और जो भी हमारे सवाल जवाब है हम लोग लेंगे अगले 15 से 20 मिनट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा 15 मिनट में सवाल ना हुए तो हम लोग, अगर सभी की परमिशन हो, तो 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद जी, आप कर लें, इसके बाद फिर सवाल ले लेंगे। आप कर लें, 5 मिनट 10 मिनट ले लें आप, आधे डॉक्टर जो नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रश्नों के बाद जो है यदि होगा तो उसे बढ़ाएंगे और जिन सज्जनों को जाना है बुझा भी सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रुकना है, ऐसा मेरा निवेदन है। और निश्चित रूप से इसका फायदा हमको मिलेगा क्योंकि समय कम होता है। आदरणीय हैंड रेस है पवन ढोके जी का, तो मैं उनको, पवन ढोके जी को बुलाता हूं कि वो आए और अपना प्रश्न करें। जी, पवन ढोके जी। पवन ढोके जी, सर मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही जी। पवन ढोके जी, और यदि नहीं है तो गणेश गौर जी। गणेश गौर जी, राकेश गौर जी, ओम जी, राकेश जी, जी ओम जी, आवाज आ रही? आ रही है। अच्छा, सदन में नमस्कार सभी को। मैं ये कह रहा था सर कि ये आपने गुड़ 5 किलो, छाछ 5 किलो, सूक्ष्म जीवाणु 1 किलो, तो ये अभी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था जो बनाने का बताया था आपने। यहाँ पे जैसा हम लोग 5 किलो गुड़ है, 5 लीटर छाछ या जी 5 लीटर ट्राइकोडर्मा या 5 लीटर गोमूत्र, इन तीनों में से कोई भी चलता है। लेकिन अलग अलग क्रॉप सिस्टम में हम लोग आज अगर छाछ की यह स्लरी बनाते हैं तो अगली बार ट्राइकोडर्मा की बनावे, उसके बाद हम लोगों को गोमूत्र की बनाना चाहिए। और 5 लीटर छाछ के साथ में 5 किलो गुड़, 5 किलो सप्तधान आटा और 1 किलो सूक्ष्म जीवाणु का मीडिया होता है, वह सब मिक्स करके 200 लीटर उसका पानी बनाना चाहिए। और एक एक करके शुरुआती दौर में 5 किलो आटा लेवे, उसमें पानी डाले। रमेश चंद मेहरा जी म्यूट कर लें प्लीज, रमेश चंद मेहरा जी। 5 किलो गुड़ लेवे, उसका पानी बनावे। 5 लीटर छाछ लेके उसका भी पानी पहले 20 लीटर पहले, और यह सब पानी एक ड्रम में डाल के 200 लीटर बना लेवे। और इसको हमें
7 से 8 दिनों तक हर रोज सुबह दोपहर शाम मिक्स करना है और 8 दिनों के बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। 40 लीटर प्रति एकड़ जमीन में से देवे, ड्रेंचिंग होवे, फ्लड इरिगेशन होवे या ड्रिप इरिगेशन होवे। लेकिन जब छिड़काव करना होता है तो 1 लीटर 9 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना चाहिए। जब भी छिड़काव या ड्रिप से देना है तो इसे हमें छानना है, अच्छे से छानने के बाद में ही उसको यूज करना है, नहीं तो वह ड्रिप को ब्लॉक कर सकता है। धन्यवाद। सर मीडिया आप बोल रहे हैं सूक्ष्म जीवाणु मीडिया, तो ये तो अभी हमारे पास है नहीं। तो जैसा ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन बेस अलग अलग मीडियाज होते हैं, बैक्टीरियल मीडिया अलग मिलते हैं, फंगल मीडिया भी अलग से मिलते हैं, तो वह मीडिया हमें यूज करना पड़ेगा और इस बारे में हम लोग आने वाले समय में डिटेल में बात करेंगे। ईस्ट एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन आपको अपने शहरों के आसपास में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आपको पूना से भी इसको दे सकते हैं। ठीक। अगर आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल सर्च पे बहुत से मीडिया है, उसका कंपोजिशन भी दिया जाता है। आने वाले सारे जो भी लेक्चर्स रहेंगे उन लेक्चर्स में हम लोग मीडिया की भी बात करेंगे। जी ओम। अब मैं अगले प्रश्नकर्ता आदरणीय श्री पुण्य काम समर्थ जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना प्रश्न करें। पुण्य काम समर्थ जी, सदन को मेरा प्रणाम। और आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब मैं बिहार से बोल रहा हूँ और मैं जिस क्षेत्र में वहाँ सब्जी उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो उत्पाद हम लोग इस प्रयोगशाला के माध्यम से बनाएंगे या बनवाएंगे और किसानों के पास उसको लेके जाया जाए, तो किसान क्या शुरुआती दौर में जो केमिकल खाद का या कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, उसके साथ इसका भी उत्पाद का प्रयोग वो कर सकेगा, दोनों का एक साथ, और धीरे धीरे फिर उसको केमिकल को कम करके इसको बढ़ाया जा सकेगा? क्या ऐसा कुछ संतुलित प्रयोग का संभावना बनता है? इस पर सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी प्रणाम। आपने जो अभी कहा है कि केमिकल के साथ में हम लोग यह सारे जो भी प्राकृतिक खाद हम लोग बनाते हैं ये हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ यही करना है कि आज अगर मान लो हम लोग 100% केमिकल यूज कर रहे, तो हमें केमिकल का जो मात्रा है वो 85% to 90% पहले साल करना है। 10 से 15% कम कीजिए और उसके साथ में ये सारे सूक्ष्म जीवाणु का जो खाद हम बना रहे वह दीजिए। आने वाले 3 से 4 साल में हम लोग 50% केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की मात्रा कम कर सकते हैं और केमिकल नाइट्रोजन हम 90% कम कर सकते हैं। और अगर हम लोग मिट्टी सुधार प्रकल्प, जैसा हम लोग मिट्टी को सुधारने की कोशिश करेंगे, जो अभी मैंने सप्तधन आटा गुड़ की जो बात की, यह चीजें अगर हम लोग मिट्टी में फर्मेंट करके देवे तो हमारी मिट्टी सुधरने में बहुत आसानी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि 1960 से लेकर तो आज 2025 जो भी 65 साल का समय हुआ है, इस 65 साल में जो भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज हुआ है तो मिट्टी हमारी खराब हो चुकी है। तो उसे अगर हमें सुधारना है तो इन्हीं माध्यम से उसको समय लगेगा। लेकिन जो हम लोगों का 2001 से यानी पिछले 24 सालों का जो अनुभव है, जो किसान भाई हम लोगों के साथ जुड़े हैं 2005 या 6 से आज भी, यानी आज एक ऑलमोस्ट 20 साल होते आ रहे, तो 20 साल के बाद में भी 30% केमिकल का यूज करना जरूरी हो रहा है। और यह चीज जो मैं कह रहा हूं
यह कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा हूं। हमारे घर में खाने के लिए जो हम लोग सब्जी या जो भी बनाते हैं, छोटा सा अगर क्षेत्र है तो हम 100% प्राकृतिक हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें उस खेती से उत्पाद लेके उसमें से हमें यानी कुछ पैसा कमाना है, कमर्शियल फार्मिंग करना है, तो 100% प्राकृतिक खेती 2 एकड़ बैगन की या 4 एकड़ बैगन की नहीं हो पाती। उसे हमें धीरे धीरे, जो अभी आपने भी कहा कि हम धीरे धीरे केमिकल कम करके प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा देके इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमें करना जरूरी है शुरुआती दौर में। उसके बाद में हम लोग रेसिड्यू फ्री की बात कर सकते हैं और उसके बाद में दौर आएगा प्राकृतिक खेती का। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला है डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर किशोर जी आए और अपना प्रश्न करें। डॉक्टर जी आवाज नहीं आ रही मेरा जी। जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेज था, यदि वो हैं तो प्रश्न करें। पवन सर जी को बुला लीजिए। जी, आदरणीय पवन सर जी से आग्रह है कि वो आए और इस पूरी चर्चा पर अपना वक्तव्य हेलो दें। हेलो, आवाज आ रही? आ रही। जी हाँ जी जी। हाँ, चौहान सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने वास्तविकता बताई कि भाई कमर्शियल जो क्रॉप्स है, वो कमर्शियल क्रॉप जिसमें से पैसा मिलना है, ऐसी खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की या नेचुरल फार्मिंग की पूरी बड़े पैमाने में करने में बहुत समय लगेगा। तो सर जी, मेरा मतलब आपसे गाइडेंस चाहिए कि अभी जो मार्केट में चीजें आ रही है वो तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ में आ रही है और उससे कैंसर और बाकी सब बढ़ रहा है, आपने बता दिया। तो ऐसे मौजूदा हालात में जो चीजें बाहर में मार्केट में आ रही है, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करने के कुछ तरीके अगर होंगे, क्योंकि भी अभी दूसरा तो कोई चारा नहीं है, मार्केट से परचेस दूध भी करना है, सब्जी भी करना है, फल भी करना है, तो इनका रेसिड्यू जो है क्या पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स जो भी है वो हम कैसे कम करें और क्या इसके तौर तरीके हो सकते हैं, चाहे तो इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में जैसा भी चाहे उस बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। एक्चुअली जैसा पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन यह एक फैक्टर होता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ इंडिया से अंगूर और अनार एक्सपोर्ट होता है, तो पेस्टिसाइड का यूज वह किसान भाई करते हैं, लेकिन 2 महीना पहले, हार्वेस्टिंग के 2 महीना पहले पेस्टिसाइड का यूज बंद कर देते हैं और यही ट्राइकोडर्मा, बैसिलस, सुडोमोनास जैसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, वह पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने का कैपेसिटी रखते हैं। और जिस तरह से सूक्ष्म जीवाणु पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन करते हैं, उनको जरूरत होती है अच्छे सनलाइट की, अच्छे ऑक्सीजन लेवल की। जैसा हर फैक्टर खेती में इंपॉर्टेंट होता है, जैसा हम लोग कहते हैं कि, जैसा मैं अंगूर का एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अंगूर का अगर एक पौधा है, एक वाइन है, जैसा हम ग्रेप वाइन कहते हैं, तो उस ग्रेप वाइन पे 40 अंगूर के बंच होवे, एक बंच के लिए 15 पत्तियां होवे। अब वो 15 पत्तियां एक बंच के लिए रखने का जो रीजन होता है कि सनलाइट अगर अच्छे से बंच को पेनिट्रेट करेगा तो बंच में शुगर डेवलपमेंट होता है। सनलाइट अगर अच्छे से पत्तियों के बीच में से जाएगी तो सॉइल का सोलराइजेशन भी होता है। और जो पेस्टिसाइड हम लोगों ने यूज किया है उसका भी डिग्रेडेशन होता है। तो सूक्ष्म जीवाणु,
जो पानी हम लोग छिड़काव के लिए यूज करते हैं उसका पीएच, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंडीशंस, यह पेस्टिसाइड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यह बात हुई खेती में पेस्टिसाइड का लेवल मेंटेन करना। लेकिन मान लो हम लोगों ने घर पे अंगूर लेके आए या कोई वेजिटेबल लेके आए, तो यहाँ पे भी उस पेस्टिसाइड को, अगर उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा है तो वो कम करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज होता है। जैसा हम लोगों ने वो विनेगर हम लोग खाते हैं चाइनीज नूडल्स के साथ में विनेगर, तो उस विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेकिन यह अभी भी संशोधन की फेज में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसा मैंने यह वर्ड यूज किया एसिटिक एसिड, विनेगर में इसकी मात्रा होती है और वह एसिटिक एसिड पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन में काम करता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक चीज को डिग्रेड करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल यूज करना वह भी हमारे शरीर को हानिकारक होता है। मैंने कुछ केसेस में नमक का भी यूज पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन के लिए दिया गया है। लेकिन डॉक्टर दुबे जी, जैसा आपने कहा, यह पर्टिकुलरली जो टॉपिक है बहुत वास्ट है। हम लोग इस बारे में भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और सबसे सिंपल, जो हमारे घर में नींबू होता है, नींबू का जो पानी है जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, यह साइट्रिक एसिड भी पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन में अच्छे से काम करता है। लेकिन कौन सा पेस्टिसाइड कितना डिग्रेड होता है इन सब के बारे में रिसर्च पब्लिकेशंस अवेलेबल है। पर मेरा यही मानना है कि हम पेस्टिसाइड की मात्रा जो खेतों में यूज होती है उसको हम लोग धीरे धीरे अगर कम कर पावे तो यह पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन की बात आएगी नहीं। और आने वाले जनरेशन्स को हमें इस बारे में, जैसा आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पेस्टिसाइड के कितने इम्पैक्ट है, तो यूज कम होवे तो यह प्रॉब्लम्स कम होगी। धन्यवाद जी। अब मैं आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस चर्चा की समीक्षा करें। आदरणीय पवन सर। जी नमस्कार। आज की कक्षा हमारी, जिसको हमने योगाहार कृषि जैविक कृषि पाठशाला का नामकरण दिया, तो इस कड़ी में आज डॉक्टर चौहान का उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। आज भी जो उन्होंने बात बताई है उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने आप को मानसिक रूप में पहले तैयार करते हैं और उसके बाद फिर ये सब चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं, या ये चीज़ों को साइड बाय साइड अपना काम करते हुए इसको बढ़ाते हैं, तो हम निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे खेती में पेस्टिसाइड भी और साथ ही जो फर्टिलाइजर्स भी हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम की जा सकती है। तो इस चीज़ पर मुझे लगता है कि आज का हमारा जो ये समझ है, इसको समझ को विकसित करने पर हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि जो उपभोक्ता है उसको हमें क्या मिला। उसने जब सामान खरीदा, चाहे फ्रेश खरीदा, चाहे बाजार से खरीदा, चाहे जहाँ से भी खरीदा, मॉल से खरीदा, ठेले से खरीदा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और मुझे इस क्रम पर याद आ रहा है कि अभी 4 साल पहले जब कोरोना हुआ था, तो घर में कोई भी चीज़ जब आ रही थी तो उसको पहले धो रहे थे, उसको रख रहे थे और उसके लिए बहुत सावधानी बरत रहे थे। प्लास्टिक को भी धो रहे थे, उसको साबुन से भी धो दे रहे थे। तो इस तरह की, अब क्योंकि कोरोना चले गया है, वो भय हमारे अंदर से चले गया है, तो हम बैक टू नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी
ये जो उत्पाद हैं, जो भी हम उत्पाद खाते हैं, उसमें कम से कम हम उसके माध्यम से अपने अंदर डालें, अपने शरीर में डालें। तो मैंने अभी खाली एक ऐसे ही सर्च किया नेट में कि पेस्टिसाइड को कैसे रिमूव किया जाए। तो उसका जो नेट में जो आया है उसमें ये लिखते हैं, वॉशिंग विथ 2% सॉल्ट वाटर विल रिमूव मोस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स, जो कि उसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड है वो ज़्यादातर को उसमें से हट सकता है, और साथ ही 75 से 80% पेस्टिसाइड को हम ठंडे पानी में धो करके कर सकते हैं। ये शायद भी उसी संदर्भ में है कि अपने अंदर जाने वाला जो पेस्टिसाइड है उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उसके पौधे के जो सब्जी है या फल है उसके अंदर चले गया है, शायद उसको करना जरा सी मुश्किल होगा। तो इस विषय पर भी जैसा डॉक्टर चौहान ने कहा था उस पर हम ज़रूर बातचीत करें, और उसके लिए आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया इंटरनेट में सर्च करें, अपने उसमें टाइप करें। मुझे लगता है कि बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगी। जैसे कि मुझे अभी खाली मैंने एक ऐसे सर्च करके ढूंढने का प्रयास किया था, तो ये भी मुझे मिल गई है, और इसको मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। तो ऐसा भी करते हुए डॉक्टर कुसुम भारद्वाज ने भी कुछ डाल रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हम ढूंढते रहें, इसको हम चर्चा करते रहें और एक दूसरे को इस प्रकार से सहयोग करते रहें। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारी मुझे लगता है कि चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और उस तरह से हमें एक आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये आज की जो हमारी चर्चा रही है बहुत सुंदर है, और थोड़ा सा हम आदान प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से कोई हमें रास्ता जरूर मिलेगा। एक और ट्रेंड मैं देखता हूँ इस चीज़ में कि पेस्टिसाइड टेस्टिंग के ऊपर तो बहुत सारा काम हो जा रहा है कि हम टेस्ट कर लें और हमें पता लग जाए, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ पर काम करते हैं कि कोई सस्ता तरीका निकले, घरेलू तरीका निकले, नुस्खा निकले, जिसमें कि इस चीज़ के बारे में हम स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें। तो इस तरफ मुझे लगता है कि हमें अपने प्रयास जारी करना चाहिए। टेस्टिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जब बाहर कहीं जाना है तो उसकी आवश्यकता निश्चित रूप से है, लेकिन उसका जो निदान है उसको हम अपने स्तर से क्या करें, ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह भी सोचना जरूरी है। किसान उसमें कितना पेस्टिसाइड डालेगा या नहीं डालेगा, सही मात्रा में डालेगा नहीं डालेगा, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण ही नहीं है तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सामग्री आ रही है वो बिल्कुल स्वच्छ है, जब तक कि हम उसको स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लें, जब तक कि हमें स्वयं विश्वास नहीं हो सके कि ये फलाना व्यक्ति है, ये किसान है, इसके ऊपर मुझे विश्वास है और इसके ऊपर इनके द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हैं इसमें किसी प्रकार का हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा, ये काम अपना ईमानदारी से करेंगे और इस तरह से हमें भी इसका लाभ मिलेगा। तो हमें इस प्रकार की जो दूसरी मैंने बात बताई है उसके लिए हम विश्वास कैसे पैदा करें, ये विश्वास कैसे पैदा होगा, इसलिए बहुत सारे तरीके अपनाने की बात हुई है। फैमिली फार्मर की बात कही है, हम सीधे किसान के पास जा करके सीधे खरीदने की बातचीत कही है, जिस पर विश्वास हमारे पास है उससे सीधे लेने की बातचीत हुई है। लेकिन और जो तरीके हैं उस पर जरा सी और ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो फुल प्रूफ हैं कि नहीं है, क्योंकि नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम कैसे विश्वास कर लें कि इसमें कोई टैग लग गया, कोई ब्रांड बन गया, कोई ठप्पा लग गया, तो वो बिल्कुल ईमानदारी से काम हुआ जब हम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने कार्यों को अपने स्तर से छोटे छोटे स्तरों से भी करने का प्रयास करें और इसके ऊपर निरंतर चिंतन चर्चा करते हुए एक दूसरे को सरल तरीके सिंपल चीज़ों की तरफ हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस क्रम में आज की वार्ता बहुत सकारात्मक रही है मुझे लगता है, और इस तरह से हम एक करेंगे। और आज मैं देखता हूँ करीब 32 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर चौहान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए उनके इस तकनीक के बारे में विदेशों से भी डिमांड काफ़ी आने लग रही है, और कई जगह के कुछ एक देश के कई किसानों ने 50 के आसपास किसानों ने
अपने आप को पंजीकृत कर लिया है कि वो डॉक्टर चौहान को सुनेंगे आने वाले दिनों में। उसके साथ में वहाँ के सरकारी स्तर के जो कृषि अधिकारी हैं और बाकी जो वहाँ के जिले के और वहाँ के राज्यों के प्रमुख हैं, उन्होंने भी उनका पंजीकरण हो रहा है। और आने वाले दिनों पर जब ऐसे ही होगा तो आपको भी इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप जितनी जल्दी आप लोग डॉक्टर चौहान से उनका ले लें, अनुभव लें, तो उतना अच्छा है। जितना जल्दी से करें उतना फ़ायदा ले लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समस्या पेस्टिसाइड की और फर्टिलाइज़र की न केवल हमारे देश में विश्वव्यापी है। और विश्वव्यापी का मतलब ये है जो है कि जो देश जहाँ पर रेगुलेशंस कम हैं, जहाँ पर जानकारियाँ कम है, जहाँ पर इंटरनेट भी हमारी तरह बहुत कमज़ोर स्थिति में है, जहाँ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। भारत में रहते हुए तो कम से कम हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि इंटरनेट हमें मिल जा रहा है, सस्ते दामों पर मिल रहा है, और साथ ही जानकारी का प्रवाह भी अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन उन देशों में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है और इस तरह की व्यवस्थाएं भी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इतनी आवश्यकता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा किसान खर्च कर रहे हैं। और सब जो है, जितना भी ये खेती में एग्री बिजनेस के नाम पर जो कार्य हो रहा है, धंधा हो रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और किसान वाकई हमसे 20 साल, 30 साल, 50 साल पीछे है। भारत के जो किसान हैं उससे भी बहुत पीछे है। तो हम उस तरह से भी पूरे विश्व के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। हम पूरे विश्व को, जब हम जम्बू द्वीप के रूप में अपने आप को हमारा चिंतन है, तो उसी तरह से पूरे विश्व को एक परिवार का मानते हुए उन ऐसे लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे जिनके पास हमसे कम है, कम संसाधन है, कम पहुंच है, कम जानकारी है, और वो भी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम इस तरह भी आगे बढ़ते हुए काम को आगे लेंगे और अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी ओम, बहुत अच्छी चर्चा आपने बढ़ाई सर। और निश्चित रूप से उपभोक्ता के संबंध में भी हमको सोचना पड़ेगा और विश्व के संबंध में भी। अभी पेपर में एक दिन ऐसा निकला था कि अमेरिका ने जानबूझ के अफ्रीका देश को ऐसे चीजें भेज दी है जिनसे कि कैंसर होता है। अब ये पेपर में पढ़ा था मैंने, कैसा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अब आदरणीय हमारे शरद भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और यदि उनके कोई प्रश्न है तो वो पूछें अथवा सदन का आभार व्यक्त करें। जी हो। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी करेगी। और आज जिस चीज की जानकारी हमें संतोष सर ने दी है वो खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाली जनरेशनों को कम बीमारी होवे और खेती में कम से कम पेस्टिसाइड उपयोग हो, ऐसी किसान को ऐसी युक्ति जो संतोष सर जी ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके रिजल्ट्स मैंने बहुत व्यापक रूप में देखे हैं और हजारों लाखों इल्लियों को एक फंगस के माध्यम से मरते हुए देखा है। तो ये बहुत बहुत ही उपयोगी चीजें हैं। इसको किसानों को बहुत गहराइयों से समझना चाहिए कि कैसे हम लोग आज पेस्टिसाइड को अपने से दूर करें। आज हजारों ट्रक धान हमारी विदेशों से वापस आ जा रही है सिर्फ केमिकल के अधिक उपयोग करने के कारण। तो वो चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आपको विदेश का पैसा कमाना है तो उसके लिए भी हमें केमिकल को छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी खेती में ये जो केमिकल के रूप में जहर फैला हुआ है उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और हमें हमारे देश की जो साख है उसको भी बचाना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के जो उत्पाद किसान कर रहे हैं उन्हें मूल्य जब ही मिलेगा जबकि हमारा विदेश में हमारी चीजें सुरक्षित जावे और वहां पर जाकर उसमें किसी भी टाइप के कोई जहर ना पावे। तब हमारा खेती में जो मूल्य है वो भी किसानों को मिलेगा और देश की जो आय है वो भी बढ़ेगी। ये सारी चीजें और सबसे बड़ा मानव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो। आज कैंसर, किडनी, काफी
बीमारियां बढ़ रही हैं और जिस तरीके से अस्पतालों का बनना दिख रहा है, बड़े बड़े अस्पताल जहां पे 10 बेड हुआ करते थे, वहां पर आज 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये सारी चीजें बताती हैं कि पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। आने वाले समय में जब पानी प्रदूषित हो जाएगा और दूध जो आप यूज करोगे उसमें भी जहर मिलेगा, जब क्या स्थिति बनेगी, ये सारी स्थितियों को जानकर उपयोग करना चाहिए। मैं बस संतोष सर से ये चाहता हूं कि हमारा मीडिया के ऊपर भी क्लास होनी चाहिए कि हम लोग जो मीडिया यूज करते हैं वो कैसे हमें जल्दी से जल्दी मिलेगा और कैसे उसका हम लोग निराकरण कर पाएंगे। जी ओम प्रणाम। शरद भैया, हम लोग इस बारे में बात करेंगे और जैसा जो भी मीडिया और बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो हमें लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला साल 1.5 साल आपने, दादू ने या अपनी जो इटारसी की जो पूरी टीम है, इन किसान भाइयों ने जिस तरह से किया है, सभी किसान भाइयों ने उसी तरह से शुरू करना चाहिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं उसके लिए जो भी किसान भाई खुद इंटरेस्टेड है फार्म लैब एस्टेब्लिश करने के लिए, किसानों की प्रयोगशाला एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वह एकत्रित आवे और फिर उनके लिए भी हम लोग सेशन ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है कि पंजीकरण होना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि इन फ्यूचर हम कितने लोग आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जैसा आज हम लोग सिर्फ ट्राइकोडर्मा बना रहे, तो आगे आने वाली पाठशालाओं में भी हम लोग और अलग अलग दवाइयाँ या खाद कैसे बनाना है वो तो सीखना ही है, पर हर किसी किसान भाई का क्या इंटरेस्ट है, तो वह अगर पता चल जाए तो वह चीज़ें भी हम लोग आसानी से आगे ले पाएंगे। और बाकी चीज़ें पंजीकरण और एक बार फाइनलाइज हो गई तो हम लोग जैसी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है उस टाइप में भी हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हर सेशन में, जैसा अब ये सैटरडे का हम लोगों का सेशन है, तो मेरा यह मानना है कि इसके पीछे का जो साइंस है, कम से कम वो साइंस हर किसी किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि वह अगर पेस्टिसाइड यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज करता है, तो किस तरह से दिक्कतें उनके शरीर में हो सकती है। और यानी जो 100 सालों तक हम लोग आसानी से जी पाते थे, आज हम लोगों की जो उम्र है वह 60 सालों तक भी अच्छे से हम लोग जी पाएंगे नहीं। आने वाली पीढ़ियां 60 साल भी अच्छी तरह से जी पाएंगे कि नहीं, यह सब इश्यू सामने आ रहे हैं। और कुछ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वह भी आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे कि सारी दुनिया, जैसा आज एक एग्जाम्पल है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसका जो बर्थ वेट होता है, उसका जो वजन होता है, उस बारे में पूरी दुनिया अलग अलग चीजें कर रही है कि किस तरह से उस माता को खाने पीने की चीजें मिले ताकि आने वाला बच्चा सुदृढ़ होवे। उसी तरह से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं उनमें एनीमिया का प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत हो रही है, ओवरवेट। आज अगर हम लोग देखें एडल्ट में और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में ओवरवेट का प्रॉब्लम है। और यह ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी पॉइंट्स है, पूरी दुनिया में इस पे संशोधन हो रहा है, इस पे कार्य हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमें समझ के लेना चाहिए और इसीलिए यह चर्चा ली जाती है। और जो भी इससे जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रॉपरली प्रैक्टिकल सारे करते रहेंगे। धन्यवाद। जी ओम। यदि मुन्नीलाल जी यादव है तो वो आए और आभार व्यक्त करें। जी बहुत बहुत शादिबाद और धन्यवाद। आज
आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, और पानी की जो आने वाले पानी की जो दूषित वातावरण से पानी से क्या नुकसान होगा हमारे जीवन में, ये महत्वपूर्ण विषय बताया। और हम प्राकृतिक जैविक खेती और पानी और विभिन्न विषयों पर लगातार व्यवहार कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। जब आपको तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सरकार के माध्यम, जी आवाज आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही। जी जी अब आ रही। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है जो महत्वपूर्ण विषय आदरणीय डॉक्टर संतोष जी के द्वारा जो रखा गया है, इस विषय को कि पानी के आने वाले समय में पानी दूषित हो रहा है, और जो प्राकृतिक जैविक खेती के जो कल्चर हमारे बनाने की जो विधि किसानों को आप बता रहे हैं, वह कैसे की जाए, इसके लिए हम सब मंथन करें और चिंतन करें कि हम जन जन तक कैसे इसको पहुंचा सकें सरल भाषा में, ताकि किसान यह अपना ले, हर प्रयोगशाला अपने किसान अपने खेत पर बना ले, और वह डीएपी यूरिया के जहर से, उससे लागत से बचे और जहर से बचे, और हम समाज को स्वस्थ समाज कैसे बना सकें, इस विषय पे लगातार हर शनिवार को जो आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। हम अपने प्रयास कर रहे हैं। हम भी एक फार्म प्रयोगशाला यहाँ टीकमगढ़ में, मेरी कल रमेश चंद्र मेहरा जी से बात हुई है कि कल हम यहाँ एक बनाने वाले हैं, और भी आने वाले समय में अन्य किसानों को विभिन्न राज्यों में ये आपका संदेश यूट्यूब के माध्यम से जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको भेजा जाने का काम करेंगे। मैं आज की हमारी योग शिक्षिका आदरणीय शीतल जी जो है, जिन्होंने योग कराया बेंगलुरु कर्नाटक से, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, और यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी किसान भाई, वैज्ञानिकगण एवं सभी योग शिक्षक साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन हम सबको दिया, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद। ओम। तो केवल हम राय जी का एक कमेंट लेना चाहते हैं, वो भी जुड़े हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कर दें। जी हो। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। बस मैं यही कहूंगा कि आदरणीय संतोष जी जिस तरह से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, और जितना कायदे की जानकारी हम लोग लग रहा है, देखिए सही बात यह है कि जो हम लोग जैविक खेती प्राकृतिक खेती की चर्चा भी है, वो कमर्शियल व्यू से नहीं है, और जो किसान खेती करता है उसको पैसे की जरूरत है, और उसको कमर्शियल तरह से कैसे आगे बढ़ेगा उसकी जरूरत है। और जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो चर्चाएं कर रहे हैं, वो बिल्कुल कमर्शियल के कारण है। कमर्शियल तरीके से किस तरह से होगा उसी पर उनकी चर्चाएं हैं, और ये बहुत ही लाभप्रद होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। जी ओम। और सभी सदन को मेरा नमन। और अब हम अपनी चर्चा जो है यहाँ पर समापन करते हैं। अगले शनिवार और मिलेंगे। जी ओम। आज का दिन सभी को शुभ हो। जी धन्यवाद। जी ओम। जी ओम। जी सभी को प्रणाम। ओम।